स्वागत है। आज हम Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये नाम तो अब टेक की दुनिया में हर कोई सुनता है। हमारे पास जो जानकारी है वो AWS की बेसिक बातों से लेकर कुछ खास सेवाओं तक फैली हुई है। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि AWS आखिर है क्या, क्यों इतना अहम है और ये काम कैसे करता है, मतलब सब कुछ संक्षेप में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या भला है? आसान शब्दों में समझे तो अपने सर्वर खरीदने और संभालने के बजाय ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, ये सब इंटरनेट पर रेंट पर लेना। हाँ, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, आप सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं जितना इस्तेमाल करते हैं। और AWS जो है वो इस फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। इनके पास आप सोचिए 200 से ज्यादा अलग अलग सर्विसेज हैं। 200? बाप रे। हाँ, और इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स, मतलब बहुत सारे डेटा सेंटर्स। अच्छा, इसी वजह से इनकी सर्विसेज भरोसेमंद हैं और तेजी से काम करती हैं। ठीक है। तो AWS इतनी सारी सेवाएं देता है, कुछ मुख्य सर्विसेज को देखते हैं। कंप्यूट से शुरू करें, जैसे EC2, ये तो वर्चुअल सर्वर हुए हैं ना? जैसे क्लाउड में कंप्यूटर किराए पर ले लिया। हाँ, EC2 सबसे बेसिक और पॉपुलर है। आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। लेकिन फिर लैम्डा भी है। ये बिना सर्वर मैनेज किए कोड चलाना, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये सर्वरलेस कहलाता है। मतलब आपको सर्वर की चिंता ही नहीं करनी। आप बस अपना कोड लिखिए और AWS उसे चलाने और स्केल करने का ध्यान रखेगा। वाह, तो डेवलपर्स के लिए तो ये बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल, उनका ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर सीधे ऐप बनाने पर जाता है। लेकिन हाँ, EC2 भी अपनी जगह जरूरी है, जहां ज्यादा कंट्रोल चाहिए। और स्टोरेज के लिए, डेटा रखने के लिए? उसके लिए S3 बहुत फेमस है। आप कुछ भी रख सकते हैं, इमेज, वीडियो बैकअप। अच्छा। और फिर ग्लेशियर है, वो लंबे समय तक डेटा आर्काइव करने के लिए सस्ता पड़ता है। ठीक है, कंप्यूट हो गया, स्टोरेज हो गया, अब डेटाबेस। हाँ, डेटाबेस ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है क्योंकि आपकी ऐप इसी पर टिकी होती है। मतलब एक तरफ RDS है, हाँ। रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। हाँ। ये MySQL, पोस्टग्रेसकी जैसे जो पारंपरिक डेटाबेस हैं, हाँ, सुने हैं। उनको मैनेज करना आसान बनाता है। ओके, और दूसरी तरफ है DynamoDB। ये एक NoSQL डेटाबेस है। NoSQL मतलब इसमें डेटा पारंपरिक टेबल की तरह नहीं रखा जाता, ज्यादा लचीलापन होता है और अक्सर बहुत तेज होता है। तो ये DynamoDB कब बेहतर रहता है, RDS कब? देखिए, DynamoDB वहां बढ़िया है जहां बहुत ज्यादा डेटा हो, स्पीड चाहिए हो और डेटा का स्ट्रक्चर बदलता रहे, जैसे सोशल मीडिया फीड या गेमिंग स्कोर, IoT डेटा। अच्छा। जहां डेटा के बीच रिलेशंस मतलब संबंध जरूरी है, वहां RDS बेहतर है। ये फैसला एप्लीकेशन की जरूरत पर निर्भर करता है। समझ गए। और ये सारी सर्विसेज मिलकर काम करती हैं। बिल्कुल, यही तो AWS की खूबी है, स्केलेबिलिटी। मतलब जरूरत पड़ने पर रिसोर्स अपने आप बढ़ या घट जाते हैं। और रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, क्योंकि डेटा कई जगहों पर सुरक्षित रहता है तो सिस्टम चलता रहता है। और कीमत, वो जितना इस्तेमाल उतना भुगतान वाला मॉडल, एक फ्री टियर भी है शायद। हाँ, पे एज यू गो मॉडल है और नए यूजर्स के लिए एक फ्री टियर भी है जिससे वो शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा का क्या? कौन क्या इस्तेमाल कर सकता है, ये कैसे कंट्रोल होता है? उसके लिए IAM है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी टूल है। इससे आप तय करते हैं कि कौन सा यूजर या कौन सी सर्विस किस AWS रिसोर्स को एक्सेस कर सकती है और क्या कर सकती है। अच्छा, तो इसका असली मतलब ये हुआ कि कंपनियां और डेवलपर्स वेबसाइट होस्ट करने से लेकर बड़े डेटा एनालिसिस तक या मोबाइल ऐप बनाने जैसे काम तेजी से और कम लागत में कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब तो AI, मशीन लर्निंग। हाँ, सेजमेकर सुना है मैंने। हाँ, सेजमेकर मशीन लर्निंग के लिए है, रिकग्निशन, इमेज और वीडियो एनालिसिस के लिए। फिर क्लाउड फ्रंट है जो कंटेंट को दुनिया भर में तेजी से डिलीवर करता है। AWS लगातार नई चीजें जोड़ता रहता है। तो संक्षेप में कहें तो AWS एक बहुत बड़ा लचीला क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में जरूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग संसाधन देता है और आप सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं जितना इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने छोटी कंपनियों से लेकर बड़ी संस्थाओं तक सबको पावर दी है। बिना भारी भरकम शुरुआती खर्चे के एप्लीकेशन बनाने और स्केल करने की ताकत। तो कोई भी जो टेक्नोलॉजी में कुछ बनाना चाहता है उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल किट है। एक बात और जो आपने कही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। हाँ। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन। हाँ। मतलब कोड लिखकर पूरा IT सेटअप तैयार करना। हाँ, ये आजकल बहुत चल रहा है।
डेवऑप्स प्रैक्टिस इसका हिस्सा है। इससे आप अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड की तरह मैनेज करते हैं। वर्जन कंट्रोल, ऑटोमेशन, सब कुछ। गलतियां कम होती हैं, सेटअप दोहराना आसान होता है। कमाल है। हाँ, और यहीं से एक विचार आता है, अगर पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कोड से ही बनने और चलने लगे, जैसा क्लाउड फॉर्मेशन से होता है, तो भविष्य में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने वालों का रोल क्या होगा? क्या फिजिकल हार्डवेयर का मैनेजमेंट सिर्फ AWS जैसी बड़ी कंपनियों के हाथ में रह जाएगा? एक तरह से अदृश्य। ये तो सोचने वाली बात है। फिजिकल हार्डवेयर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। दिलचस्प सवाल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।